नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट के धामी जिंदाबाद के नारे लगाने का एक और जहां कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया, वहीं इस पर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार प्रदेश में विकास पर ध्यान दे रही है। विकास करने में यह नहीं देखना चाहिए कि किस विधानसभा में आपके विधायक हैं, कौन से विधानसभा में विपक्ष के विधायक हैं। इसी को कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। देखिए, हमारा संकल्प है समेकित रूप से विकास करना, और विकास के मामले में हमने उत्तराखंड के एक छोर से लेकर दूसरे छोर, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, और नीति से लेकर माणा तक, गुंजी तक, नीलांग जदौंग से लेकर हमारा चक्राता के अंतिम गांव जो हमारे बॉर्डर पर हैं, उन सभी गांवों की विकास का संकल्प लिया है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं। हमारा प्रयास है पूरे राज्य में समेकित रूप से विकास हो। वहीं कांग्रेस विधायक के नारे पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के काम को लेकर विपक्ष भी उनकी जमकर सराहना कर रहा है। प्रदेश की जनता हर बार कांग्रेस को नकार देती है। देखिए, जिस प्रकार से मदन सिंह बिष्ट जी एक जनसभा में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए, वह यह दर्शाता है कि कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जनता के हित में लगातार कर रहे हैं, और विपक्ष भी गाहे बगाहे इसकी तारीफ करता है, जिसका उदाहरण स्वयं हरीश रावत जी भी। हरीश रावत जी भी तारीफ करते दिखाई देते हैं, मदन सिंह बिष्ट जी भी, और हरीश धामी जी तो अक्सर ही तारीफ करते हैं। तो ये दर्शाता है कि लगातार हमारी सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो ये कांग्रेस का जवाब आया है, उससे जो दोनों प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के अलग अलग बयान दिया है, वह यह दर्शाता है कि कांग्रेस को अपनी गांठें खोलना नहीं आता, और इस तरीके के बयान देने के सिवाय इन्हें कुछ और करना नहीं आता। खबर हरिद्वार से है, जहां 4 ई रिक्शा चालकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दरअसल बीती रात कुछ युवक हर की पैड़ी जाने का रास्ता पूछ रहे थे, तभी अचानक से पीछे से आ रही रिक्शा चालकों ने युवकों पर लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस की आगामी कार्रवाई जारी है। मियांवाला नाम परिवर्तन को लेकर बीजेपी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने इसे जनभावनाओं के अनुरूप फैसला बताया है। जन भावनाओं के अनुरूप पहले भी नाम को चेंज किया गया था, और अब भी जन भावनाओं के अनुरूप जब विरोध देखने को मिला है, तो उसका नाम को दोबारा मियांवाला ही करा गया है। लेकिन इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी देवतुल्य जनता के प्यार से ही भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आई है, और निश्चित तौर पर लगातार जो देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद दे रही है वोट के माध्यम से, तो उनकी जो रजामंदी है, उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो बातें हैं, उसको रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो उसके अनुरूप ही इसके नाम को वापस मियांवाला किया गया है, तो इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। नैनीताल की शिप्रा नदी को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर कैंचीधाम और घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के पास 3 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। सीएम धामी ने जिन 5 नदियों को पुनर्जीवित करने की घोषणा की थी, उनमें से एक नैनीताल की शिप्रा नदी भी शामिल है। इसके अलावा शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ाने के लिए अधिकारियों को पहले से ही निर्देश दिए जा चुके हैं। अब मेनली यही है कि जल संरक्षण पे काम किया जाना है। वाटर टेबल जो नीचे जा रहा है उसको रिजुविनेट करना है, और हमारे जो नदी विलुप्त होने की कगार पे उनको रिजुविनेट करना है। उम्मीद है कि हम लोग इसी साल शिप्रा को एक अच्छी स्थिति में ला देंगे। अमृत सरोवर बेसिकली एक वाटर रिजर्वॉयर है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि वाटर को, जो वाटर परकुलेट हो ज़मीन में और वाटर रिचार्ज हो, उसके ऊपर फॉरेस्ट ने एक एस्टिमेट बनाया है, जिसके साथ में एक ध्यान केंद्र को भी क्लब किया गया है, कैचे धाम की आस्था को देखते हुए, कि वहाँ पे आप ध्यान भी लगा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे पानी को रिचार्ज भी किया जाएगा, और शिप्रा रिवर को रिजुविनेट करने का भी काम किया जाएगा इसमें।
रुद्रप्रयाग में भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर में 12 मई को भव्य पूजा समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर परिसर में 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन का विशाल आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में पर्यटन सचिव ने खुद कार्तिक स्वामी मंदिर जाकर तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। वहीं कार्यक्रम में प्रमुख मंदिरों के शिवाचार्य भी शामिल होंगे। देखो 12 जैसे 2023 और 2024 में हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया था, जिसमें तमिलनाडु के जो कार्तिक स्वामी यानी मुरुगन स्वामी के जो 6 मठ है वहाँ से आदिनम को हमने इनवाइट किया था और यहाँ पे षणमुख अर्चना यानी महायज्ञ किया था। उसी तर्ज पे इस साल भी 12 मई को ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और इस साल वो कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा और भव्य होगा। तो उसी संदर्भ में आज हमने निरीक्षण किया है और साथ में इस गांव के प्रधान जी भी है, हमारे डीटीडी ऑफिसर भी है, तो जो आवश्यक दिशा निर्देश है उनको दिए हैं हमने। खबर हरिद्वार से है, जहां हाईवे पर जंगली हाथी के आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने हाथी को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। वहीं गनीमत रही कि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जिस पर हरिद्वार फॉरेस्ट रेंज के रेंजर ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगली हाथी को लेकर वन विभाग लगातार इंतजाम करने में जुटा हुआ है। देहरादून में नगर निगम की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर का प्रसिद्ध गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण के बारे में चर्चा की गई, जिस पर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए लाइटों का प्रबंध किया जाएगा। वहीं पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, जो गांधी पार्क है वो देहरादून शहर का दिल है, हार्ट है। गांधी पार्क को खूबसूरत होना ही चाहिए और वो बिल्कुल हमारे शहर के बीच में, हम उसको बड़ा एक खूबसूरत सा गांधी पार्क को उसका वहाँ पे निर्माण करना चाहते हैं और वो जगमग होता रहे और विद्युत वहाँ पे रोशनी से वो सरोवर वहाँ पे रहे। तो इस प्रकार का हम एक वहाँ पे एक खूबसूरत जो है वो वातावरण वहाँ पे तैयार करना चाहते हैं और इसके लिए हमने आगे इसमें प्रयास किया है और निश्चित तौर पे कुछ समय में आपको गांधी पार्क का एक बदलावा स्वरूप दिखाई देगा। देहरादून में जिला स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, जिसको लेकर देहरादून के सीएमओ ने समीक्षा बैठक कर बताया कि प्राइवेट अस्पतालों में बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराया जा रहा है, जिसके तहत यूविन पोर्टल के जरिए प्राइवेट अस्पताल अपने टीकाकरण अभियान का ब्यौरा दे सकता है। ये टीकाकरण अभियान का जो मेन है कि हमारा जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनमें भी टीकाकरण होता है, गर्भवती का भी होता है, बच्चों का भी होता है। तो अभी तक ये था कि उनकी जो रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर हम लोगों को नहीं मिल पाई थी, जिससे हमारा जो अचीवमेंट था वो कम उसमें दिखता है। तो हम वो प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल को हम जोड़ सकते हैं। उसमें जो यूविन पोर्टल है वो एक माध्यम हुआ बना है जिसको कि वो भी असेस कर सकते हैं, हमारे जो असेस है ही उस पर। तो यूविन पोर्टल के माध्यम से सबको जोड़ा जाए, उसकी ट्रेनिंग हमने कराई थी और सब जो भी टीकाकरण करते हैं, गर्भवती को सेवाएं देते हैं, उस पर एंट्री करें। तो उससे एक हमें यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म मिलेगा और उससे हम देख सकते हैं कि कितना हम लोग जनपद में अचीव कर पा रहे हैं। जहां 4 धाम की यात्रा को लेकर प्रशासन और शासन तैयारी में लगा हुआ है, जिसमें उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम मुख्य पड़ाव है। वहीं बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। दरअसल NH-34 की स्थिति को देखते हुए उत्तरकाशी की जनता शासन प्रशासन से परेशान दिखाई दे रही है। जनता का कहना है कि पिछले 13-14 सालों से NH-34 पर कोई काम नहीं हुआ, इसमें सड़क किनारे नालों से भी परेशानी होती है। कि यहाँ पे जो है कम से कम 15-20 साल से जो है सड़कों का बुरा हाल है। आप देख रहे हैं टनल से लेके दूसरी टनल तक मिट्टी से जो है गड्ढे भरे जा रहे हैं, जिससे जो है हालत जो है रात दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। तो मेरे अपने ज़िले के मजिस्ट्रेट साहब से विशेष आग्रह है कि वो यहाँ का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, यहाँ पे नाली देख लो आप। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो शहर का मुख्यालय आप देख रहे हैं, ज्ञानसू से लेकर ओपन टनल से लेकर और उत्तरकाशी शहर और गंगोरी तक सड़क के इतने बुरे हाल हैं कि बीआरओ ने 2008 के बाद ये सड़क पर पेंटिंग ही नहीं की है। इतने इसमें गड्ढे हैं, सड़क टूटी फूटी है, जगह जगह केवल मिट्टी भरान से ही काम चला रहे हैं और आने वाली यात्रा 4 धाम शुरू होने वाली है। सरकार ने बजट भी दिया है, लेकिन तब भी इसमें पेंटिंग नहीं हो रही है। मेरा सरकार से, प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से, बीआरओ
से निवेदन है कि ये ज्ञानसू की सड़क, इस पर ज़रूर पेंटिंग होनी चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिले। भाई जी यहाँ ये रोड जो है ज्ञानसू से और यहाँ बाजार तक इतने खड्डे हैं, इसमें एक बार भी मेरे को तो लगता नहीं कि ये नगर क्षेत्र है। नगर पालिका में तो लगता नहीं मुझे, ये तो ऐसा लगता है जैसे ग्राम पंचायत की भी जगह नहीं है। ग्राम पंचायत में तो 1 नंबर की पेंटिंग हो रखी है, उसमें 2 साल की गारंटी है कि अगर पेंटिंग उखड़ती है तो ठेकेदार की जवाबदारी है, उसके पैसे रोके जाते हैं। पर यहाँ उत्तरकाशी इतना बड़ा ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है और सभी अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं, कोई दूर के तो है नहीं, कोई बड़कोट है, मोरी है, वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है। नौगांव हो, प्रोला हो, कहीं भी हो, वहाँ के नेता भी अच्छे हैं और कर भी रहे हैं बेचारे। पर उत्तरकाशी में कौन आंख बंद करके सो रहा है। से आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ पे जो है कम से हरिद्वार में खड़खड़ी शमशान घाट पर इन दिनों गंगा की धारा सूखी हुई है। गंगा में जल न होने के चलते दूर दूर से अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे लोगों को निराश होना पड़ रहा है। हालात तो ये हैं कि पूरी तरह से मृतक के कर्मकांड भी नहीं हो पा रहे। बता दें कि यूपी सिंचाई विभाग की ओर से भगीरथ बिंदु पर मरम्मत कार्य किए जाने के बाद से करीबन 1.5 महीने से ये धारा जलविहीन है, जिसकी वजह से कई लोग खड़खड़ी में अंतिम संस्कार न कर दूसरे शमशान घाटों का रुख करने को मजबूर हैं। वहीं शमशान घाट समिति और स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जल छोड़ने की मांग की गई है। नहीं, ये प्रकरण संज्ञान में नहीं है, लेकिन चूंकि आपने बताया है तो निश्चित तौर पर हम इसको सिंचाई विभाग के साथ बात करके इसका निस्तारण कराएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो है हम लोग अभी उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन गंगा जो है आज भी उत्तर प्रदेश के अधीन है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने हिसाब से जो है गंगा जल को बंद करती है और छोड़ती है। और यहाँ पे आप देखें तो सीधे सीधे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। यहाँ पे जो है शमशान घाट में जो शव आते हैं, सबको स्नान करने में सबसे बड़ी समस्या हो रही है। जो व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पे आता है उसको सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि उसको गंगा स्नान करना होता है, वो गंगा स्नान नहीं कर पा रहा है। इन्हीं से ये समस्या आ रही है। और अभी वर्तमान में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी हमने इस मुद्दे को जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाया गया था कि इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक इस विषय पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके तमाम लोग नियमों की अनदेखी करते हैं और इससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। और अब परिवहन विभाग नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखा रहा है। इसके तहत ओवर स्पीड और अब परिवहन विभाग में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत कई वाहनों को सीज भी किया गया, साथ ही चालान भी काटे गए। जैसा आपको पता है कि हर एक गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे होने चाहिए, HSRP। उत्तराखंड में 2011 से ही नई गाड़ियों में HSRP लगाया जा रहा है। तो देखेंगे जो भी नई गाड़ियां अब आ रही हैं सब में HSRP लगे होते हैं और HSRP लगने के बाद ही उनको RC जारी की जाती है। HSRP बेसिकली एक एडवांस फॉर्म ऑफ नंबर प्लेट होता है जो आगे पीछे लगा होता है। साथ ही जो आगे का जो ड्राइवर का स्क्रीन होता है, जो शीशा होता है, उसमें एक स्टिकर भी लगा होता है जिसमें गाड़ी के डिटेल होते हैं। ये जो नंबर प्लेट हैं सिक्योरिटी फीचर से साथ होते हैं और इन पर छेड़छाड़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने अभी बीच में देखा कि कई लोग बगैर HSRP भी गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और भी बता दूं मैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए भी HSRP लगाना ज़रूरी है। तो HSRP लगाइए आप, तभी वाहन का संचालन कीजिए। 2 दिनों में हम लोगों ने एक अभियान चलाया है जिसमें बगैर HSRP लगे हुए वाहनों के चालान किए गए हैं। कल 217 गाड़ियों के चालान HSRP नहीं लगाने के ऑफेंस में किए गए हैं। आज भी ये हमारा अभियान चल रहा है। प्रदेश में भूकंप आने से पहले ही अब जानकारी मिल जाया करेगी। दरअसल IIT रुड़की के सहयोग से आपदा प्रबंधन विभाग ने भूकंप को लेकर सतर्क करने की व्यवस्था को विकसित किया है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर बारी बारी से सभी जनपद मुख्यालयों तक तथा कई शहरों में भूकंप पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। देखिए, पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हम लोग पहले ऐसे राज्य हैं जिसने भूकंप का अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। अभी हम लोग इसको एक भूदेव ऐप है उसके माध्यम से डाउनलोड कराने का काम कर रहे हैं हम लोग। जब भी 5 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आएगा
तो आपको मैसेज मिल जाएगा और अपने आप को हम बचा पाएंगे। इसके अलावा हम लोग जो सेंसर लगे हैं, जो सायरन लगे हैं, उसको स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार हमको मदद कर रहा है इसमें। वो लगने के बाद और हमारी भविष्यवाणी सटीक होगी और अच्छे तरीके से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे और लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसी के तहत छात्रों को छात्रावास की भी सुविधा दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत ने देश को गौरवान्वित किया है, अब हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य लगातार प्रगति कर रहा है, जहां शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं शिक्षा को आधुनिक बनाने के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रही हैं। ये प्रयास समाज के कमजोर वर्गों, बालिकाओं और वंचित बच्चों को सशक्त बना रहे हैं और उनका उज्जवल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास इसका एक उदाहरण है, जो वंचित बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये छात्रावास उन बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए बनाया गया है जो शिक्षा से वंचित रह गए थे या जिनके पास माता पिता का सहारा नहीं है। यहाँ बच्चों को निशुल्क शिक्षा, भोजन, वर्दी और किताबों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही उनके मानसिक और भावनात्मक विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। मुझे आज तक हॉस्टल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई है, ना खाने में, ना कपड़ों में, हर चीज़ की मुझे फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। ये हमारा संकल्प है ऐसे प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य छात्रावास ऐसे संचालित हो रहे हैं, उन सभी में अच्छी सुविधाएं मिले, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस पहल से आर्थिक तंगी के कारण अधूरे रह गए सपनों को नया जीवन मिल रहा है। राज्य में 19 छात्रावास चल रहे हैं जो 1000 से ज्यादा बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। केंद्र सरकार की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जो 11 से 18 साल की बालिकाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। राज्य में 39 ऐसे विद्यालय हैं जहां बालिकाओं को शिक्षा के साथ हॉस्टल, भोजन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा उन्हें संगीत और खेलों में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ये कदम बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। कंप्यूटर से लेकर स्पोर्ट्स टीचर से लेकर किसी टीचर्स की यहाँ कमी नहीं है। एकदम इतने अच्छे तरीके से हमें यहाँ पढ़ाते हैं, हमें शिक्षित करते हैं। हम पढ़ने के अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के गेम, जो हमारा एनपीपी डांस होता है, डांस में करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, विज्ञान ड्रामा, विज्ञान एक्टिविटीज़। उत्तराखंड में पीएम श्री विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज के माध्यम से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के अवसर भी दिए जा रहे हैं, ताकि वो शिक्षा के साथ साथ अपने कौशल को भी बढ़ा सकें। इस प्रकार कुल 531 ऐसे विद्यालय हैं जहां छात्रों के कौशल शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है और 272 विद्यालयों में इन्हें जल्द ही शुरू किया जाएगा। पीएम श्री विद्यालय में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और स्मार्ट क्लास के जरिए हर विषय को अच्छे से समझाया जा रहा है। हमें स्मार्ट टीवी वगैरह और प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो हमें उसे पढ़ने में समझ में भी आता है और हमें अच्छा लगता है पढ़ने में।
राज्य में कुल 225 पीएम श्री विद्यालय चलाए जा रहे हैं। ये पहल खासकर ग्रामीण और कमजोर वर्ग के बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे स्कूल में कई लैब्स हैं, जैसे हमको हमारे स्कूल में आईटी, वोकेशनल एजुकेशन और हमको मल्टी स्किलिंग और हमको कला की भी हमको एजुकेशन दी जाती है। राज्य में स्थापित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव प्रदान कर रहे हैं। इन विद्यालयों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि यहाँ अंग्रेजी भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि छात्र न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। सरकार की इन योजनाओं और विद्यालयों के कारण हजारों बच्चों का भविष्य अब उज्जवल हो चुका है। शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का सरकार का प्रयास वाकई सराहनीय है। उत्तराखंड सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि सही नीतियां और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव संभव हैं। ये सुधार न केवल छात्रों के भविष्य को संवार रहे हैं बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।